हेलो बच्चों। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है? आम्ल क्षारक एवं लवण है। हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। इसमें आम्ल और क्षारक ये दो ही मेन रहेंगे चर्चा में। और ये बेसिक जानकारी आज हम लोग जानेंगे कि आम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, ये कैसे जल के साथ किस प्रकार का आयन देते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, ये सब जो बेसिक जानकारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सब हम लोग आज पहली क्लास में जानेंगे। ठीक। तो हम लोग पीछे की क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अच्छा से डिटेल से पढ़े और सेम इस चैप्टर को भी उसी हिसाब से उतने ही मजे से खत्म भी करेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। चैप्टर का नाम क्या है? आम्ल क्षारक एवं लवण। आम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते, क्या बोलते हैं? क्षारक को बेस एंड लवण को सेट। सेट। सबसे पहले अम्ल को जानते हैं। सबसे पहले किसको जानेंगे? अम्ल को। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल क्या है? सबसे पहले अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ? एसिड शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो लैटिन शब्द उत्पत्ति यहां पर लिख देते हैं अच्छा से। एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है? लैटिन भाषा की। लैटिन भाषा के एसियस से। किसे? एसियस। ठीक। लैटिन एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियस से हुआ है। किससे हुआ है? एसियस से। और इस एसियस का अर्थ क्या होता है? इस एसियस का अर्थ है खट्टा। इसका अर्थ क्या है? खट्टा। इसका मतलब ये शब्द में हमको पता चल रहा है कि अम्ल जितने भी अम्लीय पदार्थ होंगे उनका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक। तो यहां पर लिख देते हैं अम्ल का स्वाद। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया अम्ल के बारे में। अब दूसरा जानेंगे अम्ल की रासायनिक प्रकृति। प्रकृति क्या होगा बताओ? हमें एक चीज बताते हैं, किसी भी पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति। प्रकृति तीन प्रकार से दिखाते हैं। कितने प्रकार से दिखाते हैं? पहला है अम्लीयता के हिसाब से। अम्लीय है तो अम्लीय प्रकृति बोलेंगे। दूसरा हम क्षारकीय दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? यदि क्षारक है तो क्षारकीय प्रकृति के हिसाब से दिखाते हैं। और तीसरा हम लोग उदासीन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? उदासीन। अब हमें अच्छा से पता है कि अम्ल पदार्थ अम्लीय होगा। अम्ल तो खुद ही एक रासायनिक प्रकृति। इसका मतलब अम्ल जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं उसकी रासायनिक प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि अम्ल की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती। क्या होती है? होती है। अब हम लोग जानेंगे अम्ल लिटमस पर प्रभाव। किस पर? लिटमस। अभी हम लोग लिटमस पत्र के बारे में भी अच्छा से जानेंगे। पहले ये है हम लोग कि अम्ल जो है वह किस प्रकार के लिटमस को किस रंग में चेंज करता है। अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को लाल में बदल देती। किस प्रकार के लिटमस पत्र को लाल में बदलते हैं? नीले। बताते हैं यहाँ पर कि जो लिटमस में जो कलर होता है दो ही कलर होते हैं, एक नीला होता है, दूसरा लाल। ठीक। लिटमस पत्र लिखते हैं। लिटमस पत्र। लिटमस इक्विलियन होता है, दूसरा लिटमस पत्र होता है। हम अच्छे से जानेंगे। पर अभी जो हम बता रहे हैं क्या है कि लिटमस पत्र में कितने रंग होते हैं? एक नीला होता है, दूसरा लाल। तो नीला से लाल बदलेगा अम्ल और लाल से नीला में बदलेगा क्षारक। तो अच्छा से जानेंगे। ठीक।
आप जानते हैं अम्ल, ये जो अम्ल है वो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में किस प्रकार का आयन देता है। अधिकतर अम्ल का नाम सुना होगा, जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इस सब में क्या है, देखो H है, H कॉमन है, इसका मतलब जितने भी अम्ल होंगे ना सब जलीय विलयन में H प्लस आयन देगा। कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन। इसलिए हम लिखेंगे अम्ल जो है वह जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, आयन देते हैं। ठीक, ये कितने पॉइंट होता है, 1 2 3 4, ये चारों एकदम याद करना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि स्वाद कैसा होता है अम्ल का, खट्टा। दूसरा इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, अम्लीय। और तीसरा क्या होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। पत्र लिख देते हैं, लिटमस भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये नीला रंग के लिटमस को लाल में बदलेगा। ठीक, उसके बाद बताए थे अम्ल। अम्ल जो है जलीय विलयन में किस प्रकार का आयन देता है, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। ठीक, ये है हम अम्ल के बारे में बेसिक जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे हम लोग अच्छा से जान गए। अब हम लोग जानेंगे कुछ अम्ल के प्रकारों को। किसको जानेंगे, अम्ल के प्रकारों को। प्रकार में क्या क्या होंगे, प्रबल होंगे, प्रबल अम्ल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और सांद्र तनु, ये सब जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले किस प्रकार के अम्ल को जानेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल को जानेंगे। किसको जानेंगे, प्रबल, प्रबल अम्ल। हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि अम्ल की जो प्रबलता है, अम्ल की प्रबलता, ठीक, मतलब पावर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसको हम हाइड्रोजन आयन के हिसाब से मानते हैं। मतलब ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, हम उस प्रकार के अम्ल को प्रबल अम्ल बोलेंगे। और जो कम मात्रा में आयन देगा, कम मात्रा में H प्लस आयन दे, उसको हम दुर्बल अम्ल मानते हैं। क्या मानते हैं, दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल हमें पता किस चल गया कि किसको कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में जल में, जलीय विलयन में अधिक मात्रा में, क्या, अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे। ठीक, मतलब प्रबल अम्ल उन अम्लों को बोलेंगे जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल 3 जो होता है मेन होता है इसका। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तीसरा नाइट्रिक अम्ल NSO3। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल ये क्या है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। इनकी मत देखो, नाम देखो बाबू। ये नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। हम कितने स्ट्रॉन्ग एसिड को देखें, 3, मतलब 3 को। ठीक, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। इसको आप करने का ट्रिक बनता है, हम बनाए खुद। इसका ट्रिक क्या बनता है, ह स न से बनाया तो हसना से, याद रखना। ठीक, हसना, ह मतलब क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स मतलब क्या सल्फ्यूरिक, और न मतलब क्या नाइट्रिक। ठीक, हसना। इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। ये सब ट्रिक अपने दिमाग से भी कुछ लगा लगा के याद करो। और इसे बता देना चाहते हैं कि इसमें जो भी हम सूत्र लिख रहे हैं, इन सूत्रों को याद करते हुए आगे जाना, क्योंकि जब हम अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे उसमें सिर्फ सूत्र दिखेगा। क्या दिखेगा, सूत्र। उसमें दिमाग चकराए, उस समय दिमाग चकराए, उससे अच्छा हम पहले याद कर रहे थे। ठीक, जितने भी अम्ल लिखवाएंगे सबका सूत्र भी साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए इन सब सूत्रों को याद करते हुए जाना। ठीक, अब हम लोग जानेंगे दुर्बल अम्ल। किसको जानेंगे, दुर्बल अम्ल को।
दुर्बल अम्ल हम लोग अच्छा से ध्यान से देखेंगे तो इसी के हिसाब से लेंगे कि जो भी अम्ल जलीय विलयन में कम मात्रा में H प्लस आयन देगा, कम मात्रा में H प्लस आयन देगा, हम उसको दुर्बल अम्ल में रखेंगे। किसमें रखेंगे? दुर्बल अम्ल। जलीय विलयन में कम मात्रा में, ठीक, कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, लिखो, अच्छा रहेगा, ठीक। हम उसको कहेंगे प्रबल और जो कम मात्रा में देगा उसको हम कहेंगे दुर्बल, ठीक। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या लेंगे? इसका भी एग्जांपल हम बनाए थे, हाँ, 81 को लेकर। 81 81 कैसे बनेगा? ए का सी, ठीक। तो ए से हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ए से क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। का से हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। का से क्या होगा? कार्बोनिक अम्ल। और सी से क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? एसिटिक CH3COOH। कार्बनिक का क्या होगा? सी कार्बनिक अम्ल H2CO3। H2CO3। और सिट्रिक अम्ल का क्या होगा? C6H8O7। कार्बनिक का ही होता है, हाँ, ये होता है कार्बनिक का। ये सब हो गया दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया? दुर्बल। इसका मतलब ये सब जो अम्ल है वो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे। हमें ये भी पता चल गया कि चाहे वह कैसा भी अम्ल हो, वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ही देंगे। ये नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ये सब कुछ दूसरा आयन नहीं देगा, ठीक है ना। दिमाग में उल्टा पुल्टा घुसा मत, दिमाग में रखो कि H प्लस आयन देंगे। कौन? अम्लीय अम्ल अम्ल। अब हम लोग जानेंगे सांद्र और तनु। कभी कभार सुने होंगे हम लोग कि इस विलयन में इसमें सांद्र अम्ल मिलाया गया। सांद्र कभी सुनेंगे, तनु अम्ल मिलाया गया होगा। रासायनिक समीकरण जब पढ़ेंगे उसमें कई बार मिलने को या कई बार देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सांद्र अम्ल का उपयोग किया गया है, यहाँ पर तनु का। तो सांद्र और तनु आखिर है क्या, इसको जान लेते हैं। कुछ नहीं है, अब हम लोग जानेंगे सांद्र। क्या? सांद्र अम्ल। और दूसरा जानेंगे तनु अम्ल। सांद्र अम्ल तनु अम्ल है कुछ नहीं, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। ऐसा मान लो कि एक विलयन हम तैयार किए, पानी का और अम्ल का, जल का और लिखते हैं जल और अम्ल का, ठीक। हम एक विलयन तैयार किए हैं। अब इस विलयन में मान लो अधिक मात्रा में, ये मान लेते हैं ऐसे तो मिला हुआ रहेगा, ये विलयन है। इसमें यदि अधिक मात्रा में अम्ल है, अधिक क्या है? अम्ल। और जल यदि कम रहेगा तब हम इसको कहेंगे सांद्र। इसको क्या बोलेंगे? सांद्र। सांद्र अम्ल बोलेंगे। अब इसमें मान लो HCl है, क्या है? HCl, तो इसको कहेंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यदि मान लो एक और विलयन बना के हम लोग इसमें इस तरह का देते हैं, और इसमें यदि जल अधिक होगा, जल क्या होगा? अधिक, और अम्ल कम होगा, अम्ल क्या होगा? कम, तब हम इस प्रकार के विलयन को कहेंगे तनु अम्ल। क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। बस यही है और कुछ नहीं। तो लिख देंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जिसमें अम्ल
की मात्रा कम और अधिक और जल की मात्रा कम हो तो ऐसे विलयन को सांद्र अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं। दोनों में क्या होगा? इसके अपोजिट लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो तो ऐसे विलयन को हम लोग तनु अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। तनु अम्ल कहा जाता है। समझ में आ गया? ये सांद्र तनु होता क्या है? जब इसमें इसमें मतलब इसमें भी HCl मिलाते हैं, यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, यहाँ पर भी HCl ही है, लेकिन यहाँ के HCl तुम क्या बोलेंगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये होता है सांद्र तनु, और पीछे हम पढ़े प्रबल और दुर्बल। ये हमें अच्छा से ध्यान में रखना है कि कहां पर किस प्रकार के अम्ल बोला गया है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यानी कुछ प्राकृतिक स्रोत जिसमें कई प्रकार के अम्ल मिलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत को। किसको जानेंगे? कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ाका बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, जो PDF हम बना के दे रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो हम बना के जो दे रहे हैं, उसके माध्यम से नोट्स बनाना है और यहाँ पर सिर्फ क्लास को अटेंड करो। ठीक, ये क्लास ज्यादा लंबा ज्यादा बात करने वाला ऐसा नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ पढ़ाई का बात होगा। समझ में कि नहीं? बस सिर्फ तुम लोग का क्या चाहिए? सपोर्ट, सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग क्या जानेंगे कि प्राकृतिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत को। ठीक, तो शुरू करते हैं। प्राकृतिक अम्ल एवं स्रोत। प्राकृतिक अम्ल एवं स्रोत, नेचुरल एसिड एंड, मैं खराब नहीं कर, इंग्लिश आ जानते हैं। प्राकृतिक अम्ल एवं स्रोत, सबसे पहले किसको जानेंगे? बस सिरका। सिरका में देखेंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका। दूसरा जानेंगे नींबू या संतरा। तीसरा जानेंगे इमली। चौथा जानेंगे टमाटर। अब पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, VPI मान लो इसको, खट्टा दूध। खट्टा दूध या तो बोलो दही, दोनों का मतलब एक है। खट्टा दूध बोलो या
दही, खट्टा दूध बोलो या दही। छठा जानेंगे चींटी के डंक में। डंक, या तो चींटी का डंक बोलो, चींटी का जो डंक है उसमें जो अम्ल मिलता है सेम वही अम्ल नेटल के डंक में मिलता है। नेटल एक पौधा है, पता है ना। सबसे पहले सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अम्ल। खट्टा दूध में क्या होता है, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल। किसी के काटने से जो अम्ल है, ये अम्ल हमारे शरीर में जाता है, हमको हमारे शरीर को प्रभावित करता है और दर्द होता है। सुन रहे हैं कि नहीं? कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। अब इनकी यदि सूत्र देखना चाहिए तो सूत्र भी लिख देते हैं, याद करना या नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। एसिटिक, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। दूसरा है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। और टार्टरिक अम्ल का सूत्र होता है C4H6O6। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H4। C2H2O4। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H2O3। C3H6O3। और मेथेनोइक अम्ल का सूत्र सबसे आसान होता है H से HCOOH। HCOOH। इन सूत्रों को याद रखो या नहीं रखो, पर इसको याद रखना कि सिरका में कौन सा अम्ल कहता है? एसिटिक अम्ल। बस इसका नाम याद रखना, सूत्र शायद छोड़ दो, सूत्र को छोड़ दो, ठीक। इन नामों को याद कर लेना कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है या किसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे क्षारक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? क्षारक। क्षारक क्या है, क्षारक के का स्वाद, ये सब अच्छा से जानेंगे, ठीक। लिखनी है 1:30 लग। हाँ आगे। अब हम लोग जानेंगे क्षारक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? क्षारक। आखिर क्षारक होता है क्या? चलो क्षारक को शुरू कर। क्षारक, क्षारक इंग्लिश में BASC बेस बोलते, क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्षारक के बारे में पहला पॉइंट जानेंगे कि क्षारक का स्वाद। क्या जानेंगे? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। और दूसरा जानेंगे कि यह साबुन की तरह चिकना होता है। इसी में लिखते हैं और यह साबुन की तरह चिकना होता है। पहला पॉइंट ये हमें जानना था कि जो क्षारक है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा।
और यह किस प्रकार का होता है? साबुन की तरह चिकना होता है। साबुन जानते होंगे, सेम उसी प्रकार क्षारक होता है। अब जानेंगे कि क्षारक की रासायनिक प्रकृति क्या होगा? क्षारक है तो क्षारकीय ही होगा, ठीक। क्षारकीय होता है। क्षारक क्षारीय पदार्थ, जितने क्षारक पदार्थ है सबका रासायनिक प्रकृति क्या होता है? क्षारकीय। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक। अब जानते हैं इसका लिटमस पत्र पर प्रभाव। क्षारक लिटमस क्षारक क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देते हैं। क्षारक, अगला पॉइंट जानेंगे, क्षारक जलीय विलयन में किस प्रकार का आयन देता है। हम लोग अच्छा से जाने हैं कि अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब ये क्षारक के बारे में जानेंगे कि ये जलीय विलयन में किस प्रकार का आयन देता है, ठीक। कुछ एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को होता है AlOH3। ये सब में कॉमन क्या दिख रहा है? बता, कॉमन दिख रहा है OH। कॉमन क्या दिख रहा है? OH। कॉमन क्या दिख रहा है? OH। और इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये OH है सभी में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्षारक है वो जलीय विलयन में OH- आयन देगा, क्योंकि ये देखो प्लस वाला आगे रहता है, याद रखना, प्लस वाला कौन रहता है? आगे, और पीछे साइड रहता है माइनस वाला। इसलिए कहेंगे कि जलीय विलयन में किस प्रकार का आयन देगा? OH- आयन। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देता है। OH-, इसमें क्या जाने कि लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा कौन? क्षारक। और ये भी जाने कि क्षारक जो होता है वो जल में किस प्रकार का आयन देता है? OH- यानी हाइड्रोक्लोरिक। सारे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सॉरी, हाइड्रोक्साइड, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारा मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे जब प्रबल और दुर्बल क्षारक को जानेंगे उस समय, ठीक। एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं कि जो मेरा जितनी भी क्लास है उस क्लास का जो नोट्स होता है, क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो साइटोस टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक। साइटोस टेलीग्राम ग्रुप पर, समझ में आया कि नहीं? साइटोस जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम भी चैनल है, उसमें मिलेगा सभी क्लासों का क्लास नोट्स, हैंड रिटन, जो हम खुद तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसको जाके डाउनलोड करो, उसमें जाके पहले चैनल में ज्वाइन हो जाओ, डाउनलोड करो, और उसके बाद नोट्स बनाकर या उसको मोबाइल के माध्यम से याद करो उसी से। समझ में कि नहीं? ये क्लास देख देख के नोट्स बनाएगा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ समझो और बाकी नोट्स बनाने का काम बैठ के आराम से डाउनलोड कर लो PDF को, उसके बाद वहां से करो, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से जो क्षारक है वो प्रबल है और कौन कौन से क्षारक दुर्बल है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले किसको जानेंगे? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक को। उतना इसकी परिभाषा नहीं है, क्योंकि परिभाषा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। प्रबल क्षारक
सीधा कह सकते हैं कि ऐसा क्षारक जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे तो उस प्रकार के क्षारक को परबल बोलेंगे। यानी जितना अधिक OH देगा उतना उसको हम परबल बोलेंगे, और जितना कम OH देगा उतना हम उसको दुर्बल में रखेंगे। किसमें रखेंगे? दुर्बल में। तो सबसे पहले जानते हैं परबल क्षारक का एग्जाम्पल क्या लेंगे लोग? केसोपोबे, इसका भी हम शॉर्ट नाम लिखे हैं केसोपोबे। तो सबसे पहले के मतलब क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। 3 नंबर हो गया पो मतलब पोटेशियम, इसको पो बोलो, डबल ओ का, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा जो हो जाएगा बे मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी क्षारक है ये सब क्या है? परबल है। क्यों? क्योंकि ये जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है, अधिक। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम इसको परबल क्षारक बोलते हैं। इसका सूत्र लिखते हैं। कैल्शियम का क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, सोडियम का NaOH, पोटेशियम का KOH और बेरियम का बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 होता है सर, BaOH2। हाँ यही होता है। अब हम लोग जानेंगे दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक को, दुर्बल क्षारक का भी सूत्र होता है I को G। क्या है सूत्र? I को G। इसका सूत्र क्या? इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है इसका है नाम I को G, और इसका नाम है शॉर्टकट केसोपोबे। केसोपोबे परबल क्षारक में याद रखना केसोपोबे, और दुर्बल क्षारक में रखना I को G, ठीक है ना। आ मतलब क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा केस आई, ये मतलब एल्युमिनियम, मिनियम हाइड्रोक्साइड। को मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड। जी मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? आई खोजे आधा अच्छा है, आ रखने में आसानी होगा। और जो हाइड्रोक्साइड लग रहा है इसको भूलिए जा, क्योंकि क्षारक जब नाम आएगा हाइड्रोक्साइड आएगा ही, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन देंगे, तो इसका मतलब सभी क्षारकों में हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक। याद रखने का तरीका क्या है? आई को G, और परबल में केसोपोबे। उसी प्रकार अम्ल में क्या बताते हैं? परबल के लिए हसना और दुर्बल के लिए 81, है कि नहीं? तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक से अच्छा है कि मेहनत करके याद करो, लेकिन फिर भी शॉर्ट ट्रिक बहुत काम का होता है। इसको चाहते हैं यूज करो और अच्छा से याद रखो, ठीक। इसका सूत्र लिखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4O4, ये होता है NH4O4। हाँ सही है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है AlOH3, क्योंकि इसके पास प्लस आयन 3 का होता है, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का सूत्र CuOH2, और जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र ZnOH2। ये सब है दुर्बल क्षारक, और ये सब क्या हो गया? परबल क्षारक, ठीक।
अब हम लोग जानेंगे एक नया नाम जानते हैं, क्षार। क्षारक, क्षार, दोनों तो लग रहा है सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है, यही बताते हैं। थोड़ा सा अंतर है, क्षार को बताते हैं। क्षार, जिसको अल्काली भी बोलते हैं। क्षार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्काली, KALI। ये क्या है, के है, ये LTL है, अल्काली। अच्छा तरीके होते हैं। अल्काली किसको कहेंगे, यानी क्षारक घुलनशील हो, किसके साथ, जल के साथ, उसको हम कहेंगे, यानी जल में घुलनशील क्षारकों को अल्काली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील, मतलब जो ऐसा क्षारक जो जल में अच्छा से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, घुलनशील क्षारक को अल्काली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काली मतलब क्षार, क्षार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दो गो है, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 गो निकलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा तीसरा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये हम लोग प्रबल दुर्बल, हम लोग क्षारक दोनों में जान गए, और साथ में क्षारक में क्षार जो होता है उसको भी जानेंगे, जिसको अल्काली बोलते हैं। अल्काली क्या होता है कि जल में घुलनशील क्षार, यानी सभी क्षार जल में नहीं घुलता है, कुछ ही क्षार जो जल में घुल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। और ऐसे सबको क्या बोलेंगे, क्षारक। क्या बोलेंगे, क्षारक। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से क्षारक किस किस में पाया जाता है, या हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ इसमें इस प्रकार का क्षारक मिलता है, इस प्रकार का क्षारक मिलता है। सभी पदार्थ तो क्षारक है नहीं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थ मिल जाएगा, ठीक है, हमसे दिमाग नहीं लगाना। हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि कुछ क्षारकों के स्रोत हमारे आसपास। अब हम लोग क्या जाएंगे, अम्ल का नाम एक साइड लिखेंगे, क्षारक। हाँ, क्षारक और क्षारक का नाम एक साइड क्या लिखेंगे, क्षारक का नाम, और एक साइड लिखेंगे किसमें पाया जाता है, यानी इसके स्रोत। तो सबसे पहला जो अम्ल लेंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसमें पाया जाता है, चूने पानी में। किसमें, चूने पानी में। हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण पढ़े थे उसमें बताए भी थे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराता है तब बनता है कि नहीं। इसका मतलब ये चूना पानी में ही मिलेगा, समझ में आया कि नहीं। ये CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना पानी बोल सकते हैं इसको, बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा जानेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, अमोनियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस मिलता है, अपमार्जकों में। अपमार्जक जैसे अपमार्जकों में, समझना कि नहीं। अपमार्जक क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर जिसको लोग बोलते हैं अपमार्जक। इस समय कौन सी मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग जानेंगे तीसरा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों, पोटेशियम और
सोडियम, दोनों हाइड्रोक्साइड जो है, दोनों जो क्षारक है, दोनों हमें मिल जाएगा साबुनों में। इसमें ठीक है, किसे मिलेगा? साबुन में। और कुछ जेल जो होता है, जो यूज होता है शैम्पू सब में, इस सब मिल जाएगा सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, इसका हिंदी नाम होता है दूधिया मैग्नीशियम। हिंदी नाम क्या है? दूधिया मैग्नीशियम। हिंदी नाम क्या है? दूधिया मैग्नीशियम। जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो दिमाग में रखना कि वह दूधिया मैग्नीशियम भी एक तरह से बोला जा रहा है, ठीक है ना। और ये दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग क्या होता है? दवाइयों में होता है। किसमें होता है? दवाइयों में। ठीक, दवाई में किस प्रकार का दवाई? जो पेट खराब हो जाता है उसके उपचार के लिए, ठीक है ना, यानी एक तरह से अम्लता को खत्म करने के लिए। ठीक, आगे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छा से डिटेल से जानेंगे। अब इससे इतना जान लो कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग दूधिया मैग्नीशियम भी बोलते हैं, और जिसको इंग्लिश में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लवण को। किसको जानेंगे? लवण को। रियल बताते हैं, अभी लवण के बारे में नहीं चर्चा है। जैसे अभी बता रहे थे कि जो लवण है, अभी इसके चर्चा नहीं है, थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण, उसके बाद मिलेगा लवण का निर्माण, उसका उपयोग, ये सब मिलेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ थोड़ा सा बताते कि लवण है क्या। थोड़ा सा हम बताते कि आखिर लवण है क्या, ताकि कुछ लगभग एक तो क्लास के बाद ही पता चलेगा कि लवण का उपयोग और निर्माण कैसे होता है। लेकिन थोड़ा सा जो 2 लाइन बनता है उसमें बता देंगे कि लवण है क्या। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं लवण का उत्पन्न, निर्माण कैसे होता है। ये निर्माण कैसे होता है? लवण का जो निर्माण होता है वो अम्ल और क्षारक की, किसके? अम्ल और क्षारक के परस्पर, अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया के पश्चात निर्माण होता है। यानी अम्ल और क्षारक दोनों मिलेंगे और लवण का निर्माण होगा। साथ में उष्मीय जल भी बन सकता है, उष्मीय जल। उष्मीय जल मतलब गर्म जल। ठीक, लवण का निर्माण कहां से हुआ? अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया हुआ, उसके बाद अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होगा तो किसका निर्माण होगा? लवण का। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, अम्ल में, और क्षारक में लेते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों परवल है, हमें अच्छा से पता है कि नहीं? जब दोनों पर्पल पर्पल मिलेगा तो लवण भी पर्पल ही मिलेगा। ठीक, लवण क्या मिलेगा? NaCl, और साथ में जल H2O। और ये जल कैसा होगा? उष्मीय। उष्मीय मतलब गर्म जल। ठीक, ये एग्जांपल हम लेके बता दिए। यहाँ पर जो लवण है कौन है? HCl है, ये लवण है। ये क्या है? साधारण नमक का सूत्र भी होता है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? तो लवण का उत्पादन कैसे हुआ? हम लोग क्षारक के बीच अभिक्रिया हुआ, उसके बाद। और एक बात बताओ, इसका रासायनिक प्रकृति क्या होगा? लवण का रासायनिक प्रकृति क्या होगा? इसका जो निर्माण हुआ अम्ल से भी हुआ है, क्षारक से हुआ है। इसका मतलब इसमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण होंगे। क्या लिखेंगे कि लवण, लवण का रासायनिक प्रकृति, प्रकृति क्या होगा? अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी होगा, एवं उदासीन, ये तीनों होंगे। ठीक, तीनों हो सकते।
अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। तीनों में से कोई एक हो सकता है, कोई भी लवण। जैसे यहाँ पे जो NaCl लवण है ये हमको लगता है उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परवल है अम्ल और परवल है क्षारक, दोनों मिलके परवल लवण का निर्माण करेगा। इस प्रकार जब हम परवल परवल अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो उसमें उदासीन ही बनता है। क्या बनता है? उदासीन। ठीक, आज हम लोग यहीं तक जानेंगे, कल जानेंगे सूचक के बारे में। आखिर हम लोग सूचक के बारे में क्यों जानेंगे? क्योंकि कोई भी जो अम्ल होता है या क्षारक होता है वह हमारे लिए हानिकारक होता है। ये नहीं कि हम उसका स्वाद जानेंगे कि अम्ल खट्टा होता है, क्षारक कड़वा होता है, उसको चेक करेंगे कि हाँ ये अम्ल है ये क्षारक है। नहीं, क्योंकि कई अम्ल जो परबल होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम उसको न चख के न टच करके पता करते, बल्कि हम उसको सूचकों के माध्यम से पता करते कि ये अम्ल किस प्रकार का है और कितना प्रबल है। समझे कि नहीं? यानी उसकी प्रबलता, उनकी क्षमता जो है, और ये अम्ल है या नहीं है, इसका जांच करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सूचकों का, ना कि चख कर और ना टच करके, यानी ना छूते हैं और ना चख के चेक करते हैं, कभी नहीं, बहुत हानिकारक होता है। ठीक है ना, बल्कि इसलिए कल जो क्लास रहेगा सिर्फ सूचक के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा? सिर्फ सूचक को लेकर।